हिंदुस्तान अखबार, सोमवार 1 जून 2026। राजीव शुक्ला का लेख है, ताकि सबकी थाली में आए शुद्ध भोजन। भारत में लोग अक्सर चीन का मजाक उड़ाते हैं। सोशल मीडिया पर तैरते वीडियो में बताया जाता है कि वहाँ लोग चमगादड़ खाते हैं। सांप और कीड़े खाते हैं, जबकि हम अपने खाने को शुद्ध बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि शायद ही हमने कभी सोचा है कि हमारी अपनी थाली में क्या बचा है। हम जिस दूध को हर सुबह बच्चों को पिला रहे हैं वह कितना असली है, और जिस पनीर को प्रोटीन समझकर खा रहे हैं उसमें कितना दूध है और कितना केमिकल है। जिस घी को हम परंपरा कहते हैं उसमें कितना जानवर का फैट और कितना सिंथेटिक तेल मिल चुका है। सवाल यह नहीं है कि कौन क्या खा रहा है, बल्कि प्रश्न यह है कि हम सच में शुद्ध खाना खा रहे हैं या नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और उपभोक्ता देश है। साल 2023 और 2024 में देश में लगभग 23 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ, जो पूरी दुनिया के कुल दूध उत्पादन का लगभग 25% है। देश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसतन 471 ग्राम दूध उपलब्ध होने का दावा किया जाता है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर मांग इतनी विशाल है और आपूर्ति इतनी व्यवस्थित दिखाई जाती है, तो फिर हर कुछ महीनों पर नकली दूध, नकली पनीर और मिलावटी घी की फैक्ट्रियां क्यों पकड़ी जाती हैं? जब बाजार में उत्पादन मांग से कम हो तब ईमानदारी सबसे पहले ख़त्म होती है। दूध में पानी मिलाया जाता है ताकि मात्रा बढ़ सके। फिर पानी छुपाने के लिए यूरिया डाला जाता है ताकि प्रोटीन टेस्ट पास हो जाए। कई जगह तो डिटर्जेंट मिलाया जाता है ताकि झाग बने और दूध गाढ़ा लगे। स्टार्च, ग्लूकोज और सिंथेटिक फैट मिलाकर ऐसा तरल तैयार किया जाता है जो दिखने में दूध लगता है, पर शरीर में जाकर वह धीरे धीरे जहर का काम करता है। एक हालिया बड़े सर्वे में लगभग 70% दूध के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे थे और उनमें यूरिया, स्टार्च और फॉर्मेलिन जैसे तत्व पाए गए थे। साल 2018 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 6,432 नमूनों की जांच की और सरकार ने कहा था कि केवल 12 नमूने इतने खतरनाक थे कि उन्हें असुरक्षित कहा जा सके। हालांकि उसी रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 41% नमूने गुणवत्ता के मानकों पर खरे नहीं उतरे। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे दुग्ध पट्टी में भी हालात चिंताजनक हैं। साल 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में जांचे गए लगभग 22% दूध और दुग्ध उत्पादक मानकों के अनुरूप पाए गए। हाल ही में पंजाब में चलाए गए एक जांच अभियान में दूध के 204 नमूनों में से 68 नमूने फेल पाए गए। पनीर आज देश के हर शहर और ढाबे और हर एक रेस्तरां में बिक रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यह कितना दूध कहाँ से आ रहा है। अगर उत्पादन और वास्तविक खपत के बीच के आंकड़ों पर गौर करें तो कई बार यह अंतर समझ से बाहर लगता है। यही वजह है कि नकली पनीर का कारोबार तेजी से बढ़ा है। स्टार्च, वनस्पति तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर और केमिकल मिलाकर ऐसा पदार्थ तैयार किया जाता है जो देखने में पनीर लगता है। त्योहारों के समय यह संकट और भयावह हो जाता है। त्योहारों और शादी के मौसम में मिठाइयों की मांग अचानक कई गुना बढ़ जाती है। सवाल यही है कि जितना दूध देश में वास्तविक रूप से उपलब्ध है, उससे कहीं ज़्यादा मिठाइयाँ बाजार में आखिर कैसे भर जाती हैं।
हर गली, हर दुकान और हर अस्थायी स्टॉलों पर टनों में मावा, खोया, पनीर और मिठाई बिकती दिखाई देती है। कई बार खाद्य विभाग की छापेमारी में सिंथेटिक मावा, यूरिया मिला दूध, डिटर्जेंट से बना खोया और वनस्पति घी से तैयार नकली मिठाइयाँ पकड़ी जाती हैं। कई मिठाइयों में तो असली दूध से ज़्यादा स्टार्च, रिफाइंड ऑयल, सिंथेटिक फ्लेवर व केमिकल पाए जाते हैं। यह सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, यह आर्थिक और नैतिक संकट से जुड़ा मामला भी है। एक गरीब परिवार अपने बच्चों के लिए दूध खरीदता है क्योंकि उसे लगता है कि वह पोषण दे रहा है। एक माँ पनीर बनाकर खुश होती है कि इससे उसके बच्चे की ताकत मिलेगी, लेकिन यदि वह भोजन मिलावटी हो तो गरीब आदमी बीमारी खरीद रहा है और उसे पता भी नहीं होता है। खेत धीरे धीरे रसायनों के हवाले कर दिए गए हैं। फल जल्दी बड़े दिखें इसलिए इनमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। केले, आम कार्बाइड से पकाए जाते हैं। मसालों में रंग मिलाए जाते हैं। शहद तक नकली निकलता है। बाजार में बिकने वाली हर चीज़ अब शक पैदा करती है। विडंबना देखिए, हम फिटनेस और स्वास्थ्य के नाम पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली पीढ़ी हैं। जिम जा रहे हैं, सप्लीमेंट खरीद रहे हैं, डाइट चार्ट बना रहे हैं, मगर जिस मूल भोजन पर शरीर खड़ा होता है वही शुद्ध नहीं है। यही कारण है कि हम उम्र में हार्मोनल समस्याएं, पेट की बीमारियां, फैटी लीवर, किडनी की दिक्कतें और कैंसर जैसी समस्या से बढ़ रही हैं। इसी साल आंध्र प्रदेश में कथित रूप से दूषित दूध पीने से 13 लोगों की मौत हो गई और जांच में जहरीले रसायनों की आशंका जताई गई। दिल्ली में 1500 किलो नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। कानपुर में 14,000 लीटर मिलावटी दूध, मिलावटी तेल और नकली घी जब्त किए गए थे। ये घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये उस व्यवस्था का आईना है जहां मुनाफा इंसान की सेहत से बड़ा हो चुका है। दुखद है, भारत जैसे देश में जहां अन्न को देवता कहा जाता है, वहीं पर भोजन में सबसे बड़ा व्यापारिक धोखा बनता जा रहा है। पहले लोग भूख से डरते थे, अब लोग खाते हुए डरने लगे हैं। पहले चिंता होती थी कि खाना मिलेगा या नहीं, अब चिंता यह है कि जो मिल रहा है वो कितना सुरक्षित है। हमें चीन पर हंसने से पहले शायद अपनी थाली में झांक लेना चाहिए। हम जो खा रहे हैं वह सच में भोजन है भी या नहीं। ऐसे में सरकार का दायित्व तो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। ऐसे मानकों को सुधार कर उनको सख्ती से लागू करना चाहिए। अगला लेख है सुरक्षित सोशल मीडिया। एक ऐसे वक्त में जब भारत सहित तमाम देशों में बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के किशोरों के लिए सुरक्षित बनाने संबंधी मार्गदर्शिका जारी करना खास महत्व रखता है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षित करना शीर्षक से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि दुनिया भर के उम्र के आधार पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2025 में ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लग चुकी है। इसके बाद कानून यूनान, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, इंडोनेशिया और मलेशिया की संसद ने भी किशोरों के लिए कुछ इसी तरह के कदम उठाए हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी अगले चंद हफ्तों में प्रतिबंधक निर्देश अस्तित्व में आ सकते हैं, किंतु इस तरह के सख्त प्रतिबंध बच्चों को ऐसे चोर दरवाजे की ओर धकेल सकती हैं जहां उनके लिए खतरे और अधिक हो। इसलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के डिजाइन और संचालन के तरीकों को बदलने की वकालत कर रहा है ताकि साइबर दुनिया में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा कहीं बेहतर ढंग से हो सके। भारत भी इन सब से
गाफिल नहीं है। यहाँ भी बच्चों और किशोरों के रोज़मर्रा के जीवन में सोशल मीडिया अच्छा खासा दखल लगने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि 40 करोड़ बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कोरोना काल के बाद इसमें खासा वृद्धि हुई है और किशोर एक तरह से डिजिटल लत के शिकार हो गए हैं। 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल समय गुजारने के लिए भी करने लगे हैं। जाहिर है यहाँ भी 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल की पाबंदी को लेकर बहस तेज है। ख़ास तौर के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गोवा जैसे राज्यों में यहाँ ऐसे किसी कदम की इसलिए भी पैरवी की जाती है क्योंकि तमाम रिपोर्ट बताती हैं कि बच्चों का इंटरनेट या सोशल मीडिया पर समय बिताना उन्हें भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर रहा है। यहाँ तक कि उनकी सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटती जा रही है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण से जुड़ी सामग्रियों के संपर्क में बच्चों के आने प्रति अपनी चिंताएं जता चुका है। साफ है कि किसी मध्य मार्ग की सख्त ज़रूरत है। इसकी दरकार इसलिए भी है क्योंकि अब पठन पाठन के लिए इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के कारण बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूर रखना काफ़ी मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया में ही एक तबका पाबंदियों की मुखाफलत कर रहा है क्योंकि उसके मुताबिक उम्र सत्यापन तकनीकी से बच्चों से जुड़ी निजता के खतरे बढ़ गए हैं। उनमें अकेलापन गहराने लगा है और वे अधिक जोखिम वाले डार्कनेट की ओर बढ़ने लगे हैं। इसके निराकरण के लिए ऑटो प्ले या अनियमित स्क्रॉलिंग पर पाबंदी लगाने या सोशल मीडिया के रोज़ाना इस्तेमाल की सीमाएं तय करने जैसे उपाय सुझाए जा रहे हैं, जिनका विश्लेषण अविशेष है। भारत समग्रता में विश्वास करता है और संतुलन की सफलता कुंजी की मानता है। कामना करना चाहिए कि यहाँ भी किसी संतुलित राह की तलाश पूरी हो जो सोशल मीडिया के नकारात्मक असर से बच्चों को बचा सके। अगला लेख है व्यापक समझौते का यत्न। भारत की राजधानी में 4 दिन तक हुई भारत पाकिस्तान वित्त वार्ता के बाद प्रकाशित संक्षिप्त विज्ञप्ति से यह जानकर शायद ही किसी को आश्चर्य हुआ हो कि वार्ता का निश्चित परिणाम नहीं निकला और वह आगे के लिए स्थगित कर दी गई। स्थगित शब्द में यह संकेत अवश्य था कि वह भंग नहीं हुई है और निराशा में भी आशा खोजने वालों के लिए यही कुछ कम बात नहीं थी। भारतीय संसद में वक्तव्य देते हुए वित्त मंत्री श्री चिंतामणि देशमुख ने इस संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया है वह इतना सावधानीपूर्ण है कि इस संबंध में भारत सरकार या मंत्रणा में भाग लेने वालों की प्रतिक्रिया का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह उसमें भी आवश्यक है कि बातचीत भंग नहीं स्थगित हुई है और अगस्त के अंत या सितंबर के प्रारंभ में उसके पुनः होने की आशा है। नई और महत्वपूर्ण बात उसमें जो मिलती है वह यह है कि भारत पाकिस्तान के वित्त मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ और जो भंग ना होकर केवल स्थगित हुआ, उसका उद्देश्य दोनों सरकारों के बीच उपस्थित वित्तीय या आर्थिक मामलों में व्यापक समझौते पर पहुंचना था। साथ ही पंजाब व बंगाल में विभाजन ने दावों को अंतिम रूप देने और इन क्षेत्रों में तीसरे पक्षी दावों के भुगतान में सहायक होना भी। फलतः इस या उस मुद्दे पर ही नहीं बल्कि विविध मुद्दों पर इसमें विचार हुआ और मुख्य मुद्दों के स्पष्टीकरण की दिशा में काफ़ी प्रगति भी हुई। जैसा कि कहा गया है, उपस्थित आर्थिक मामलों में व्यापक समझौता ही दोनों देशों की सरकारों का सचमुच उद्देश्य है।
तो यह प्रगति निश्चय ही महत्वहीन या निराशाजनक नहीं, लेकिन इसकी सच्चाई तो तभी स्पष्ट होगी जब सम्मेलन इस संबंध में सफलता के साथ किसी निर्णय पर पहुंच जाएगा। अभी की स्थिति तो यह है कि दोनों देशों के बीच कुछ तो गलतफहमी और पुराने तसब्बुर समझौते के मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं। कुछ यह बात है कि सच्चाई पर चला जाए तो पाकिस्तान की देनदारी भारत की देनदारी से कहीं ज़्यादा निकलेगी। इसलिए पाकिस्तान का हित इसी में है कि वह इन प्रश्नों को टालता जाए और या ऊपर से सहानुभूति रूप रखते हुए अंदर ही अंदर ऐसी चालाकियाँ करे जिसमें वहाँ से कम या कुछ भी ना आए। निष्क्रांतों की संपत्ति का मामला कुछ इसी तरह का है। अमृत साधना का लेख है रिश्तों का एहसास। और अमेरिका में बस गए बेटे की मां ने फ़ोन किया, कैसे हो बेटा? कार चला रहे बेटे ने थोड़ा झुंझलाकर बोला, मैं ठीक हूँ माँ। माँ के अगले सवाल थे, तुमने खाना खाया? क्या खाया? अब बेटा चढ़ गया। वह ट्रैफिक में था, ऑफिस के लिए देर हो रही थी। माँ बोला माँ तुम्हें और कुछ नहीं पूछना है क्या? हमेशा बस बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछती हो। तुमने क्या खाया, क्या कर रहे हो, तुमने कौन सा गाना सुना? माँ ने नहले पर दहला दिया। ठीक है तो बताओ मुझे, वर्ल्ड बैंक में कौन सी करेंसी मार्केट में दखल देकर इस महंगाई की ट्रेंड से कैसे लड़ना चाहिए? बेटा क्लीन बोल्ड। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, माँ मैंने अचार और सलाद के साथ दही चावल खाया। इससे पढ़कर मुझे एक घटना याद आई। ऐसे ही एक माँ बेटे थे। बेटा बड़ा कारोबारी हो गया, लेकिन जब भी घर आता तो माँ उससे पूछती, पानी पिया कि नहीं? दरअसल वह अक्सर काम के चक्कर में पानी पीना भूल जाता था। आमतौर पर सभी लोग बिना प्यास के पानी पीते ही नहीं। आज की जीवन शैली में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है। हर चीज़ कृत्रिम है, प्लास्टिक के पैकेट के खाने और जहाँ जाओ वहीं वातानुकूलित कमरे। इससे शरीर में पानी की कमी बहुत बढ़ गई है। माँ नैसर्गिक जीवन के पक्ष में थीं, खान पान के काफ़ी नियम पालन करती थीं, इसलिए स्वस्थ थीं। स्वभावतः दूसरों से भी आग्रह करती थीं। जिस तरह बच्चे माँ बाप की नसीहतों से चिढ़ते हैं, वैसे वह भी चिढ़ता है। सिर्फ बेटे को ही नहीं, उसके साथ जो भी होते सबको माँ पानी के लिए कहती, उनकी कार में बोतल रखवा देती। एक बार बेटे के साथ कुछ विदेशी लोग गए थे, कोई बड़ी डील करने आए थे। उनके साथ भी माँ ने वही किया। आदमी कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, माँ के लिए सिर्फ एक डिहाइड्रेशन प्राणी होता है। पहले उन्होंने बड़े प्यार से उनका हाल पूछा, बाद में उन्हें पानी पिलाया और पानी पीने का महत्व भी बताया। बेटा बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने लौटते हुए मेहमानों से माफ़ी मांगी कि उसकी माँ का यह जुनून है। चेयरमैन के बेटे ने पीठ पर हाथ रखा, उनकी आंखों में आंसू थे। वह बोले, आप नसीब वाले हैं कि अभी तक आपकी फिक्र करने वाला आपकी माँ है। मेरी माँ तो मुझे छोड़कर कब का चली गई। याद ही नहीं। इतने हक से, इतने प्यार से मुझे खिलाने पिलाने वाला कोई भी नहीं है। माँ बेटे का पानी का सिलसिला सिर्फ एक बार टूटा, आखिरी बार उस दिन। बेटा जब वापस जाने लगा तो उसके पैर उस दहलीज पर ठिठक गए। आज उसे पानी चाहिए था, लेकिन देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही तो माँ का अंतिम संस्कार किए थे। पंकज चतुर्वेदी का लेख है, भारत के लिए कारगर नहीं ब्राज़ील जैसे एथेनॉल नीति। भारत की ऊर्जा नीति इस समय एक बड़े परिवर्तनकारी मोड़ पर खड़ी है। खाड़ी के देशों के कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए की झटपटाहट ने इथेनॉल सम्मिश्रण
की एक जादुई समाधान के रूप में पेश किया। केंद्रीय सरकार परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री का यह विजन की है कि पेट्रोल पंप नहीं है तो अब खेतों से चलेगा इंजन। सुनने में जितना लुभावना व क्रांतिकारी लगता है, धरातल पर इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक प्रभाव उतने ही चिंताजनक हैं। प्रश्न केवल तकनीक या ईंधन के विकल्प का नहीं है, बल्कि प्रश्न हमारे बुनियादी कृषि चक्र, जल सुरक्षा और देश की खाद्य सुरक्षा के भविष्य का है। सबसे बुनियादी चिंता तो भोजन बनाम ईंधन की है। भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, जहां आज भी कुपोषण व खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं। एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगर हम गन्ने व मक्के जैसी फसलों को बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ते हैं, तो अनजाने में ही हम अपनी थाली की सुरक्षा को जोखिम में डाल देते हैं। यदि कृषि का एक बड़ा हिस्सा खाद्यान्न की बजाय गाड़ियों की टंकी भरने के लिए आरक्षित हो जाएगा, तो अनाज की कमी और कीमतों में उछाल आना स्वाभाविक है। हम जैसे विकासशील देश के लिए यह स्थिति अमीर की कार बनाम गरीब की रोटी का संघर्ष पैदा कर सकती है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो पहले से गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। गन्ना एक जल शोषक फसल है। 1 लीटर इथेनॉल तैयार करने में खेत से लेकर फैक्ट्री तक हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर पहले से ही पाताल में जा चुका है, वहाँ इथेनॉल के लिए गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देना प्रकृति के साथ क्रूर मजाक जैसा है। आर्थिक दृष्टि देखें तो यह मॉडल किसानों की आय दुगनी करने की बात के साथ आता है, पर इसके भीतर छिपे कॉर्पोरेट हितों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या एक औसत भारतीय उपभोक्ता अपने चालू वाहन को महज ईंधन बदलने के कारण कबाड़ में फेंकने या उसमें महंगे बदलाव की स्थिति में है? कई दलीलें ब्राज़ील के बारे में दी जा रही हैं, लेकिन समझना होगा कि भारत में ब्राज़ील जैसी 100% सफलता मिल पाने के पीछे दोनों देशों की खेती की संरचना, संसाधनों की उपलब्धता और नीतियों की एक बड़ी बुनियादी अंतर है। भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है और हमारी पहली प्राथमिकता है खाद्य सुरक्षा। अगर हम गन्ने की फसल या अनाज जैसे चावल और मक्का का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने में खर्च कर देंगे, तो देश में चीनी और अनाज की कमी होने का खतरा पैदा हो जाएगा। ब्राज़ील के पास विशाल क्षेत्रफल है और जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम है। उसके पास एनर्जी कैकेन जैसे गन्ने की ऐसी किस्में हैं जो सिर्फ इथेनॉल और बायोमास के लिए उगाई जाती हैं। उन्हें खाद्य सुरक्षा की वैसी चिंता नहीं है जैसी भारत को है। ब्राज़ील के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गन्ने की खेती मुख्य रूप से प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। वहाँ भारत की तरह भूजल का दोहन करके सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। इससे उनका मॉडल पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ है। भारत में अब बहुत छोटे और सीमांत किसान बचे हैं, जबकि ब्राज़ील में बड़े बड़े फार्म हैं और मशीनीकृत हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश जरूरी है, पर यह खोज विनाशकारी नहीं होना चाहिए। हमें इथेनॉल के लिए खाद्य फसलों की बजाय सेकंड जनरेशन इथेनॉल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो पराली, कृषि अपशिष्ट और खराब हो चुके अनाज से तैयार होता है। विकास की अंधी दौड़ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंजन के बिना समाज कुछ कदम पीछे रह सकता है, पर रोटी व पानी के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है। सरकार को नीति निर्माण के समय केवल हाइड्रोकार्बन के आंकड़ों के नहीं, बल्कि देश के हाइड्रोलॉजिकल और ह्यूमनलॉजिकल पहलुओं को भी केंद्र में रखना होगा। आत्मनिर्भरता का मार्ग खेतों के उजाड़ कर नहीं, बल्कि उन्हें बचाकर ही प्रशस्त हो सकता है। सारे लिए कंप्लीट।